हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट, आज की अपनी जो ये वीडियो है ये है स्पॉटिंग एरर्स के लिए, यानी कि ये स्पॉटिंग एरर्स उन सभी चैप्टर्स को मिलाकर है। इंग्लिश ग्रामर में जो भी चैप्टर्स आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, मतलब सभी चैप्टर से मिलाकर जो क्वेश्चन जिस तरह से मिक्स्ड एरर जो आते हैं ना, उन एरर्स को आज हम लोग देखेंगे। स्पॉटिंग एरर्स आज हमारी ये वीडियो होने वाली है। और जिन स्टूडेंट्स ने आर्मी के लिए कोई फॉर्म भरा है या फिर पंजाब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये स्पॉटिंग एरर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और वैसे तो देखो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों, तो देखो सब में जो रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने का जो तरीका है वो तो सेम ही रहना है। स्ट्रक्चर तो सब में सेम ही रहने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि किस समय पर किस चीज़ को अप्लाई करने से कौन सा हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो देखो, हर एक सेंटेंस को हमने 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। रेड कलर के पेन से रेड मार्कर से हमने हर एक क्वेश्चन को डिवाइड किया है। आओ देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या एरर बनती है। रेखा इज इनफ ओल्ड टू गेट मैरिड। इनफ ओल्ड, आपने वो सेंटेंस पढ़ा होगा एडवर्ब के चैप्टर में। ही इज रिच इनफ टू परचेज अ कार। वो इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। जहाँ आप पंजाबी च कहते हैं वो इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। ही इज रिच इनफ, पहला रिच लगाने सी फिर इनफ लगाने सी। तो पहले रिच लगाते थे, रिच जो था वो एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर देखो इनफ जो है वो हमारा एडवर्ब होता है और ओल्ड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो जो ये इनफ है ना, ये ओल्ड के बाद लगना चाहिए था, और जो ये ओल्ड है ये पहले आना चाहिए था, इनफ को बाद में आना चाहिए था। तो ये वो एरर है। अगर ऐसा हम लोग कर देते हैं तो ये सही हो जाएगा। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसको कैसे हम सही करें। एग्जामिनर आपसे जस्ट ये जानना चाहेगा कि आखिर एरर कहाँ पे है। तो एरर होना चाहिए रेखा इज इनफ ओल्ड, ये चीज़ है ना इंटरचेंज होनी चाहिए। ओल्ड पहले आएगा, इनफ बाद में आएगा। रेखा इज ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग 92। I shall wait here till you will return from your usual work। कहना I shall wait here, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं ऐसे तो आड़ी वेट करांगा या मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। till you will return, जब तक तुम आ नहीं जाते, from your usual walk, जब तक तुम अपनी यूजुअल वॉक, यूजुअल का मतलब होता है आमतौर पर, और वॉक का मतलब होता है सैर करने जाना, यानी कि जब तक आप अपनी सैर से आ नहीं जाते मैं आपका यहीं पर इंतज़ार करूँगा। अब देखो, जब तक आप सैर से आ नहीं जाएंगे तब तक मैं इंतज़ार करूँगा, दोनों ही काम फ्यूचर के हैं, दोनों ही एक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं। तो जब दो एक्शन हमारे फ्यूचर में होने वाले हों तो ये जो इफ़ क्लॉज है ना, इफ़ क्लॉज देखो टिल लगा हुआ है, तो टिल जैसे वर्ड के साथ आने वाला जो क्लॉज हमारा होता है उसमें हम लोग विल शैल नहीं लगाते। अब यहाँ पर देखो विल लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये विल नहीं आएगा, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। इफ क्लॉज के साथ हम लोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और जो मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज है हमारा ये आई शैल वेट हियर, ये हमारा मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज में विल शैल लग सकता है, ठीक है, मेन क्लॉज में विल शैल लग सकता है, लेकिन देखो टिल लगा हुआ है, तो चाहे टिल लगा हो, चाहे अनटिल लगा हो, चाहे इफ खुद इफ आया हो, चाहे अनलेस लगा हो, चाहे आफ्टर हो, बिफोर हो, इस तरह के वर्ड के साथ जो क्लॉज आता है ना, और जो क्लॉज आता है उनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ पर विल नहीं होगा, टिल यू रिटर्न फ्रॉम योर यूजुअल वॉक। हालांकि सेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सेंस वही रहेगा फ्यूचर वाला, सेंस वही रहेगा फ्यूचर वाला, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पर विल नहीं लगेगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कपिल एज वेल एज ऑल हिज टीम मेट्स आर रिटर्निंग फ्रॉम द टूर। ठीक है जी, देखो कह रहा है कि कपिल और जो ऑल हिज टीम मेट्स हैं, मतलब उसकी टीम में जो और बाकी सारे जो मेंबर्स हैं, आर रिटर्निंग, वो आ रहे हैं फ्रॉम द टूर, वो टूर से आ रहे हैं। कपिल भी आ रहा है और उसके टीममेट्स जो हैं वो भी वापस आ रहे हैं। अब दो सब्जेक्ट हो गए, एक तो कपिल की बात हो रही है सब्जेक्ट नंबर 1,
और ऑल हिज टीममेट्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है कपिल, और कपिल तो एक ही बंदा है ना, सिंगुलर है, तो फिर यहाँ पर आर क्यों लगाया गया? आर नहीं होगा, इसकी जगह इज होगा, ठीक है जी। आओ देखते हैं नेक्स्ट 94। माई ब्रदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मदर इन द हॉलीडे, ठीक है जी। आया है माई ब्रदर, मेरा भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू। देखो लुकिंग फॉरवर्ड टू जो होता है उसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके बाद चाहे टू लगा हो, देखो हमने ना रटा होता है कि TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट रट लेते हैं कि TO2 के बाद तो जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब टू इन्फिनिटी का काम करेगा ना, जब टू इन्फिनिटी की तरह काम करेगा तब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जैसे ही टू प्रीपोजिशन का काम करेगा तो फिर उसके बाद देखो आईएनजी लगती है। वैसे भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आए तो वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है। ये रूल हम सब लोग पढ़ चुके हैं। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है माई ब्रदर इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग, तो सी नहीं होना चाहिए, सीइंग होगा, SEEING, यहाँ पर आईएनजी लगेगा, सीइंग हो जाएगा, सीइंग मदर इन द हॉलीडे। अब यहाँ पर सीइंग का मतलब देखने का सेंस नहीं है, सीइंग का मतलब मिलने का सेंस है कि जो मेरा भाई है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब इंतजार कर रहा है, आईएनजी, इज मार के बाद आईएनजी, यानी कि इंतजार कर रहा है अपनी माँ से मिलने का छुट्टियों में। इन द हॉलीडे मतलब छुट्टी में अपनी माँ से मिलने का इंतजार कर रहा है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है इंतजार करना, तो इसके बाद आईएनजी लगेगा। अब ये तो एक वर्ड है, लेकिन इसके जैसे और भी बहुत सारे फ्रेज हो सकते हैं जिसमें टू लगा होगा, लेकिन टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, बल्कि टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो वो कौन कौन से फ्रेज हो सकते हैं, आइए देखा जाए। देखो जब वर्ब प्लस यूज टू लगा हो, कोई भी वर्ब लगी हो और उस वर्ब के बाद अगर यूज टू आया है तो इस यूज टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म। विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी फॉर्म। उसी तरह एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, बी के मकसद से, है ना, किसी उद्देश्य करके या किसी मकसद करके कोई काम जो आप कर दें तो वो सेंस दिंदा विद अ व्यू टू। फिर देखो एडिक्टेड टू, एडिक्टेड मतलब आदी होना, किसी चीज़ दे लेना मतलब बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाना, आदी होना, उस चीज़ की आदत पै जानी। तो एडिक्टेड टू तो बाद भी की लगावांगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एडिक्टेड टू के बाद भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लुक फॉरवर्ड टू, ये तो एग्जांपल आ ही गई है ना, लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म। इन एडिशन टू के बाद भी आईएनजी फॉर्म। ओइंग टू का मतलब होता है के कारण, दे वजह नाल, आप कहते हैं वजह दसना या कारण दसना, तो ओइंग टू का मतलब होता है के कारण या दी वजह तो वजह बताने के लिए, रीजन बताने के लिए ओइंग टू लगता है। और इसके बाद भी हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि इन सभी फ्रेजेस के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। तो इनको थोड़े से ही मतलब 5-6 लिखे मैंने। हालांकि जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ और भी वर्ड्स इसके साथ होते हैं, और भी कई सारे के फ्रेज, बहुत सारे फ्रेज हो सकते हैं, जैसे कि अवर्स टू, प्रोन टू, है ना, एडिशन टू तो चलो लिखा ही हुआ है, प्रोन टू हो जाएगा, अवर्स टू हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके साथ में हम लोग आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं। खैर आगे देखा जाए, इंडिया हैज़ फेस्ड, इंडिया ने सामना किया है। फेस्ड का मतलब होता है, कहते हैं फेस करना, किसी चीज़ को फेस करना यानी कि उसका सामना करना। इंडिया हैज़ फेस्ड, इंडिया ने फेस किया है मैनी क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब बहुत सारी मुसीबतें, तो मैनी क्राइसिस मतलब बहुत सारी मुसीबतें, यानी कि प्लूरल, मैनी के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, बट देखो यहाँ तो IS लगा हुआ है, और IS लगा है यानी कि ये सिंगुलर है। इसे प्लूरल बनाने के लिए हमें इसमें I की जगह E लिखने की जरूरत है, E होगा, तो क्राइसिस ES होगा, क्या होगा ES।
IS नहीं होगा, एंड में ES होगा। I की जगह आप E लिख दोगे तो सही हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारे ग्रीक वर्ड होते हैं। कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड होते हैं जिनमें ES लगाकर हम उनको प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि आओ देखें, देखो एनालिसिस, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनालिसिस, IS लगा है, ये सारे सिंगुलर है। देखो IS, ये सारे के सारे ग्रीक भाषा के वर्ड हैं और इनमें IS लगा हुआ है, यानी कि ये सभी सिंगुलर हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना है तो एंड में IS की जगह हम सिर्फ ES कर देंगे। ये IS नहीं आएगा, IS को हटा के ES लगाइए। यहाँ पर भी IS को हटा के ES लगेगा, यहाँ पर भी IS को हटा के ES लग जाएगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा। फिर IS, यहाँ पर थीसिस लिखा है, इसमें भी IS को हटा के ES लगा दो तो ये प्लूरल हो जाएगा। अब देखो एनालिसिस का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, एनालिसिस करना। क्राइसिस मतलब मुसीबतें। हाइपोथेसिस जो होता है मतलब मानना, किसी आइडियोलॉजी वगैरह की जो बात होती है ना, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। और है थीसिस मतलब किसी के विचार या किसी के बनाए हुए प्रिंसिपल या सिद्धांत। जैसे साइंस में हम लोग बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हैं या थीसिस पढ़ते हैं, तो वहां से आ जाता है ये, ठीक है, तो ये थीसिस हो जाते हैं। अब आगे देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये सारे ग्रीक वर्ड हैं। ग्रीक वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए IS की जगह बस ES लगाना होता है, तो ये प्लूरल बन जाएगा। आगे देखें, व्हाट इज द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कसौटी, क्राइटेरिया मतलब कसौटी, हिंदी में कह लेते हैं, पंजाबी च आप कह सकते हैं भी ओ रूल या ओ रूल या फिर ओ रूल्स जिन्हां करके आप किसी चीज़ की परख करते हैं भी ये चीज़ सही है कि नहीं। वो नियम जिसके आधार पे हम ये जांचते हैं कि कोई चीज़ किसी काम के लिए सही है या नहीं। जैसे देखो, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में IA लगा हुआ है, ठीक है, क्राइटेरिया में IA लगा हुआ है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। तो देखो क्राइटेरिया में जो IA लगा है ये प्लूरल को बता रहा है, ये प्लूरल फॉर्म बता रहा है, जबकि हमने तो इज लगाया है, और इस जो लगा है किसको देखकर लगा है, अपने सब्जेक्ट को देखकर लगा है, तो द क्राइटेरिया जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब हमारी वर्ब सिंगुलर वर्ब है, जब इस तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है, तो यहाँ पर तो हमारा नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, हमारा नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, तभी तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। और देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो आखिर वो क्राइटेरिया क्या है, आखिर वो नियम कौन सा है जिसके आधार पे हम सिलेक्शन करते हैं कि एग्जामिनेशन में हम उस चीज़ को करेंगे, है ना। सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन में यानी कि परीक्षा में सिलेक्ट करने का, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कसौटी क्या है, तो वो क्राइटेरिया तो सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर तो ये है नहीं, ये तो प्लूरल है, इसे सिंगुलर कैसे करेंगे, IA की जगह ON लगा दो तो ये सिंगुलर हो जाएगा। IA की जगह ON लगा दो, क्राइटेरियन, सॉरी IA नहीं, सिर्फ A की जगह, ठीक है, क्राइटेरियन CRITERION, I के बाद ON लगा दो। ये जो A है ना, A को हटा दो, अगर A लिखा होगा तो ये सिंगुलर माना जाएगा, तो ये प्लूरल माना जाएगा। हमने इसको सिंगुलर बनाना है तो ON लगा देंगे। ये भी ग्रीक वर्ड होते हैं, इनको सिंगुलर बनाने के लिए एंड में ON लगा होता है। उसी तरह देखो यहाँ लिखा है फिनोमेना, इसमें भी एंड में A लगा हुआ है, ये भी ग्रीक वर्ड है। फिनोमेना लिखा हुआ है, फिनोमेना को अगर हमने सिंगुलर बनाना है तो ON लगा देंगे A की जगह, यानी कि A को हटा के फिनोमेनन ON लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और अगर हमने A लगा दिया तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो बस इसी तरह की ये वर्ड होते हैं। तो ये हमारे नाउन चैप्टर से था। नाउन चैप्टर में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और जो ये चीज़ें हमने देखी ये भी हमारे नाउन चैप्टर में हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था आप लोगों को सिखाने का। अगर इसमें से कोई भी आपका डाउट रह गया हो या कोई बात ना समझ में आई हो तो आप ऊपर लिखे नंबर पे यानी कि 9780904216 इस पे कॉल करके भी आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है जी, मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखिए, पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर इस वीडियो को ज़रूर देखना है। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि ये वाकई फ्रूटफुल है और ये और स्टूडेंट्स के पास भी जानी चाहिए तो आप सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।